और एक चीज़ हमारे स्कूलों में मैंने ये चीज़ देखी है कि कहा जाता है ना, ये काबिल बच्चा है, ये नालायक बच्चा है, लेबल किया जाता है। ठीक है, आप देखें टीचर का काम क्या है? उस काबिल बच्चे को पढ़ाना, वो उस पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते कि मैं अच्छा टीचर हूँ। वो जो नालायक बच्चा है, इसका मतलब आप नालायक टीचर हैं, क्योंकि वो आपसे पढ़ रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा। तो आपकी काबिलियत पे शक होना चाहिए ना, आपका फेलियर है ना यहाँ, ये तो आपका फेलियर है। तो बच्चा किस तरह वो आपने देखा होगा फ़िल्मों में भी अक्सर दिखाया जाता है, उनके वालिदैन को बुलाया जाता है कि आपका बच्चा तो काबिल ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं आता, उसका ध्यान ही नहीं लगता। तो भाई आप किस लिए हो? आपका इंस्टीट्यूट किस लिए है? मैं क्यों स्कूल में भेज रहा हूँ उसको? अच्छा, अगर मेरा ध्यान नहीं लग रहा ना पढ़ाई में, तो ये भी एक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं कि अगर बच्चे को फ़ोकस करने में इश्यू होता है, वो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बच्चे जो होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं। अब जैसे मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत और कुछ चल रहा होगा, फिर मैं ये काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाऊँ, दूसरे काम को छोड़ के। तो इन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों को लेबल कर दें। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे थे कि बच्चा खुद सोचे, इस चीज़ को कहते हैं कि यार टीच देम नॉट व्हाट टू थिंक, टीच देम हाउ टू थिंक। जैसे आप बच्चे को मैथ्स करना सिखाते हो, तो आप उसको कैलकुलेट करना सिखा सकते हो या सब्ट्रैक्ट करना सिखाओगे ना कि 5 + 5 5 होता है, तो लेकिन वो सारी ज़िंदगी 5 + 5 तो नहीं करता रहेगा। आपका सिर्फ काम है आप उसको मेथड सिखा दो, सब्ट्रैक्ट का, डिवीज़न का। अब उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे जो भी नंबर यूज़ करे। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, आप वो सोचें जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाया, कुछ बन नहीं पाया, तो मैं आपको जो है बड़ा बन के आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँगा और यार ये कर लो, इस चीज़ का बहुत स्कोप है। जब तक आपका दिल ही नहीं है, जब तक मतलब आपकी कोई सोच ही नहीं है, आप वो चीज़ कर भी लोगे तब भी आप उसमें खुश नहीं होगे। सैटिस्फाई नहीं हुए आप। सैटिस्फाई अपनी लाइफ़ से होगे और वो चीज़ मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर बोझ बन जाएगी। ऐसे ही। और अगर हम सलाह स्कूल्स की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ हमारे इस तरह हैं कि उनका नक्शा बहुत अच्छा है, उनके पास एरिया होता है, प्लेइंग एरिया होता है, वो अलग बात है कि वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ कोई हैं नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हो चुके हैं, फ्लैट्स में स्कूल बन रहे हैं। तो बच्चों की ना क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, एक्टिविटीज़ तो हैं ही नहीं। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? अब आपको खुराक पूरी नहीं हो रही, आपको विटामिन्स नहीं मिल रहे, कमज़ोरी हो रही है, तो सप्लीमेंट्स आप दे दो किसी को कि डायरेक्ट विटामिन ही मिल जाए। तो वो वाली बात है कि हमने सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खत्म कर दी। बच्चों को माँ-बाप को चाहिए ग्रेड्स, माँ-बाप को चाहिए अच्छी एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से तो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ निकाल दिए। हम सिर्फ़ वैल्यू देते हैं। नंबर्स को और हम समझते हैं कि नंबर्स लाना ही असल एजुकेशन है। तो वो तो फिर आप छोटा-सा इंस्टीट्यूट बना लो, आप एक कमरा बना लो और उसमें बच्चों को ये सिखा दो कि ग्रेड्स कैसे लाया जाता है, तो वो तो एक कमरे में भी हो जाएँगे। लेकिन एक सोचने वाला आपको बच्चा पैदा करना है, तो उसको तो वो एक माहौल देना पड़ेगा आपको, एक फ्री हैंड देना पड़ेगा। अगर मैं अपनी टीचर के ऊपर मोहताज हूँ कि मुझे कब उठना है, कब बैठना है, कब चलना है, कब खाना है, कब सोना है, तो मैं तो आपका एम्प्लॉयी हूँ, मैं स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ। तो फिर तो आप मुझे पे कर लो या तो पढ़ने के। हुँ। तो ये सारी चीज़ें आपने वो देखा होगा कि एक जो परिंदे या किसी जानवर को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको कभी नोट किया होगा, ये अक्सर फ़ेसबुक पर भी एक पोस्ट चलती है कि एक बड़ा हाथी है, उसको ना बचपन से इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो एक छोटी-सी रस्सी उसके पाँव में बाँधी जाती है। उसको बताया जाता है कि ये बहुत हार्ड है, बचपन में तो उसके लिए हार्ड होती है, लेकिन वो जब बड़ा ताकतवर भी हो जाता है ना, तब भी वो उसी रस्सी के अंदर बंधा होता है, उसको लग रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं नहीं नहीं चल सके सारी ज़िंदगी पर। इसी तरह ये जो परिंदे, जानवरों को ट्रेन करते हैं ना, ये इस तरह करते हैं कि उनका खाना बंद कर देते हैं और उनको ना फिर वो अपना मोहताज बनाते हैं। अब एक परिंदा है बेचारा उड़ने वाला, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ता है, मर्ज़ी से कहीं जाके चुगता है, खाता है, पीता है। लेकिन वो उसको जब अपना गुलाम बनाना होता है ना, तो सबसे पहले उसका खाना रोकता है। उसका खाना रोक के उसको अपना गुलाम बनाया जा रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट भी इसी तरह है। वो सेम। आप बच्चे को काबिल बनाओ, ना कि आप उसको मोहताज बनाओ अपना। ऐसा बच्चा हो कि वो टीचर के बगैर भी रिसर्च कर सके, टीचर के बगैर भी पढ़ सके। सिर्फ़ ये ना हो कि जो टीचर बताए वही पढ़े। ऐसे ही
ये हमारे साथ यही हो रहा है ना एक्चुअली। टीचर हमें डराते हैं, माँ बाप हमें, यार स्कूल नहीं जाओगे, जैसे आपने बात कही कि यार जॉब नहीं मिलेगी, फिर जॉब नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं हो तो घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, फियर। दुनिया आप तुम्हें वैल्यू नहीं देगी। आपका खाना छीन रहे हैं जानवरों की तरह, आपकी चीज़ें आपसे छीन रही हैं ताकि आप छीनी जा रही हैं ताकि आप वो काम कर सको जो मैं चाहता हूँ आप वो करो। सेम बिहेवियर स्कूल्स के साथ है। आप पढ़ोगे नहीं तो आपको फेल कर देंगे, फेल कर देंगे तो उससे खराब हो जाएगा तुम। फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो सारी ज़िंदगी हमारी ये है कि आप डरो और डर के ये काम करते रहो। हमारे पास बैठ के सोचने का वक्त ही नहीं है कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि आप मुझे बता नहीं रहे हो ना आपके क्यों जाना है स्कूल। आप मुझे कह रहे हो बस जाओ, मुझसे डरो। अब बच्चा कब तक डरेगा? 5 साल, 6 साल, 7 साल, अब माँ बाप भी कब तक ज़बरदस्ती करेंगे? आपने नोट किया होगा कि जब आप प्राइमरी में होते हो तो आपके ऊपर सख्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंडरी में आना स्टार्ट होते हो तो टीचर्स आप पे हाथ उठाना बंद कर देते हैं, ज़्यादातर मोस्टली कहते हैं इतना बड़ा बच्चा है कैसे हाथ उठाए। तो आप उसको कब तक कंट्रोल करोगे? तो ये तरीका तो मीन्स फेल है। तो आपको असल असल चीज़ों पे काम करना होगा ना, आपको उनसे डिस्कशन करनी होगी। अगर आप मुझे सिखा दो कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसके बाद मेरे ऊपर डिसीजन छोड़ दो कि मुझे क्या करना है। एक नेटफ्लिक्स की बहुत मशहूर सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड। उसमें एक अंकल हैं, उनकी एक वाइफ़ है और उनका एक बेटा है। वो कैंसर का शिकार हो जाता है। वो एक केमिस्ट टीचर है और इसके अलावा वो एक कार वॉश में जॉब करते हैं। अब उसे कैंसर हो जाता है, तो वो कहता है मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊँगा, कीमोथेरेपी। तो वहाँ यूएस में होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन ये होता है कि आप जो है, मैं अगर किसी बुरे काम में फँसा हुआ हूँ या मैं किसी बैड हैबिट का शिकार हूँ ना, तो एक दिन मैं अचानक से घर आऊँगा, मेरे दोस्त या फिर मेरे घर वाले ना सोफ़े पर बैठे होंगे चारों तरफ। चारों तरफ अब मैं देख के उनके सरप्राइज़ हो जाऊँगा कि यार क्यों बैठे हो? तो वहाँ वो कहेगा हमें आपसे एक बात करनी है। और हम सारे दोस्त या हम सारे घर वाले अपने अपने कंसर्न का शिकार हो, यार ये आप हैबिट छोड़ दो, सिगरेट पीते हो या कुछ भी पीते हो। मैं इस वजह से चाहता हूँ कि आप हैबिट छोड़ दो क्योंकि मुझे ये कंसर्न है, और सारे जो है अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे वहाँ बैठ के। तो वो जो सीरीज का मेन कैरेक्टर है वो भी शेयर करता है। वो कहता है सारी जिंदगी मैंने अपना कोई डिसीजन नहीं लिया, मैं क्या बनना चाहता था, क्या करना चाहता था, और ना मेरे माँ बाप ने मुझे अपना डिसीजन लेने दिया, ना मैं शादी के बाद अपना कोई डिसीजन ले पाता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब ये मेरे पास आखिरी मौका है, तो एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये आखिरी डिसीजन मैं ले सकूँ कि मुझे कीमो करवानी है या नहीं। तो सोचो कि एक बूढ़े, हम समझते हैं यार बच्चा है ठीक हो जाएगा, बाद में जाके बड़ा हो जाएगा, बात नहीं मानता, इसकी शादी करवा लो ठीक हो जाएगा। आप जब तक वो जो मेन मसला है आप उसको ठीक नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा। आप सोचो एक 50-60 इयर्स का बूढ़ा ये कह रहा है कि मैंने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन खुद से नहीं लिया, तो वो सोचो उस ज़िंदगी भर उस ट्रॉमे का शिकार रहा होगा ना, किस अज़ियत से वो गुज़रा होगा। तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम उस मेन पॉइंट को ठीक नहीं करेंगे। बजाय के डिस्ट्रैक्ट करके यार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बाहर से चीज़ खूबसूरत बना दो, अंदर से वो टूटी हुई हो तो क्या फ़ायदा उसका। और एक और चीज़ भी हमारे यहाँ मसला है बड़ा, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यानी किताबी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मैं आपको बिठा के सलार बताऊँ कि कैमरा जो है वो इस तरह लगाया जाता है, उसमें ये ऑप्शन होते हैं, इस तरह आप मैनुअल उसको सेट कर सकते हैं, और आपने प्रैक्टिकली कभी उसको किया नहीं है, तो आप उस चीज़ में अच्छे हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में ये मसला है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सिर्फ ये मसला नहीं है, एक और इशू है, लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा। अब मैंने 14 आई थिंक 13 ईयर्स स्कूल में गुजारा। स्कूल्स का काम क्या था? अंग्रेज़ी सिखाना, मेनली तो मुझसे था पढ़ना, लिखना और बात करना। पढ़ना लिखना, अब बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे वो ये 3 काम भी ठीक से नहीं कर पाते। मैथमेटिक्स भी इसमें आ जाता है। हाँ, मैं तो हिसाब के सारी सारी चीज़ें, मेन कोर्स मोस्टली यही होता है। आप इनमें चेंजेस चलिए चलो थोड़ा-सा फिर इसको अवॉइड करें तो हिस्ट्री आ जाती है उसमें, कुछ चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो हमें बाद में पूछी नहीं जाती हैं।
अगर आप मास्टर या ग्रेजुएशन की तरफ ना जाओ तो आपको सिर्फ वो बेसिक लेवल पे दी जाती है। मोस्टली मेन मकसद ये है कि आपको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, बात कैसे करनी है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनके उनका ये काम होता है। वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी सब्जेक्ट में आप महारत रखते हो और बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती हो स्कूल लेवल तक, तो उनके मोस्टली ये मकसद होता है। अब उसमें सबसे बड़ा बैरियर आता है लैंग्वेज का। अब बचपन में एक बच्चे की कोई वो किसी भी उसकी मदर कोई भी उसकी मदर टंग हो, वो चाहे सिंधी हो या फिर वो पंजाबी ज़बान बोलता हो। अब वहाँ उसे स्कूल में आके उर्दू ज़बान में बात करनी है, उर्दू में पढ़ना है, फिर जो है उसे अंग्रेज़ी सीखनी है। अब उसने कभी किसी अंग्रेज़ के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, वो जो कंटेंट देखता है वो सारा उर्दू में है, तो उसके लिए अंग्रेज़ी बोलना बहुत बड़ा टास्क होता है। इसी वजह से कुछ स्कूल में इस चीज़ को स्पेसिफ़ाई कर दिया है कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वहाँ बच्चे को बचपन से प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि आपको बात ही इंग्लिश में करनी है, आपको उर्दू में बात ही नहीं करनी। तो वो एक तरीका है कि आपने वो पूरा माहौल बना दिया अंग्रेज़ी बोलने का। तो मुझे लगता है कि हम चीज़ों के पीछे बेमकसद भाग रहे हैं। अब चाइना में एक चाइनीज़ बच्चा है, वो बचपन से चाइनीज़ बोलता था, वो स्कूल में जाके चाइनीज़ पढ़ता है, वो इजाज़त करता है, वो साइंस पढ़ रहा है, वो कुछ भी पढ़ रहा है, वो चाइनीज़ पढ़ रहा है, तो उसके लिए कितना ईज़ी होगा। आपने मुझे कहा कि यार 1 किलोमीटर भागना है, तो लेकिन 1 किलोमीटर के साथ आपने 20 में जो है बहुत सारे गड्ढे खोद दिए और उसे स्ट्रेट रूट भागना है, उससे एजुकेशन हासिल करनी है, उस वो लैंग्वेज के पीछे नहीं भाग रहा। अब मुझे एजुकेशन भी हासिल करनी है, मुझे लैंग्वेज के पीछे भी भागना है और वो सारी चीज़ें। तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ ना उन सारी चीज़ों को अचीव करना, जो शायद एक बाहर अब जो अमेरिकन है वो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है, उसके लिए एजुकेशन हासिल करना कितना ईज़ी है। अब मेरे लिए कितना मुश्किल है, आपने मेरे लिए टास्क बढ़ा दिए, फिर मुझे रटना भी है। अब पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग अंग्रेज़ी बोलते होंगे? हालाँकि हमने 14 इयर्स स्कूल में गुज़ारे, तो क्या वजह है कि स्कूल हमें इंग्लिश सिखा नहीं पा रहे? तो जहाँ तक प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात हो गई कि आपके पास लैब्स नहीं है प्रॉपर, अब मीडिया स्कूल है, जैसे आप मीडिया स्कूल में पढ़ने जाएँ तो वहाँ आपको हाथ में कैमराज़ दिए जाएँगे, सारी चीज़ें दी जाएँगी। वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ़ आपको सिखाई जाती है। अब आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, वहाँ आपको गार्डनिंग सिखाई जाएगी, वहाँ अच्छी लैब्स प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ आपको म्यूज़ियम्स के विज़िट करवाए जाएँगे। लेकिन एक बच्चा है जो बहुत ही बेसिक स्कूल में पढ़ता है, जहाँ मुश्किल से वो किताबें अफ़ोर्ड कर सकता है, तो उसने प्रैक्टिकल कभी चीज़ें देखी नहीं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो पढ़ेगा, उनको भूल जाएगा। हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपने कभी लिया ही नहीं, तो वो मुझे नहीं लगता ये वरना उस मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को प्रैक्टिकल देना, तो उसको थ्योरी समझने में भी आसानी हो जाती है। ऐसे ही यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने थ्योरी में भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते जाते हैं, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जाते हैं। एक इससे रिलेटेड एक वर्ड कहा जाता है, वो कहते हैं बच्चों को सिखाओ मत, उनको सेशन मत दो, उनको एंगेज करो। क्योंकि जब वो एंगेज करेंगे, जब अपना उसमें वो इनपुट देंगे, तो वो आपसे बेहतर वो चीज़ बनाएँगे। आप और वो लर्निंग वो ज़िंदगी भर तक भूलेंगे नहीं। अब जैसे मैंने एक बच्चा रील्स देख रहा है, तो वो एक-एक चीज़ उसे याद होती है, वो एक सॉन्ग याद होता है पूरा-पूरा, लेकिन एक चैप्टर याद नहीं हो पाता। पूरी उस सीन की कहानी याद होगी, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कल क्या पढ़ा, क्योंकि मैं एंगेज हूँ, इमोशनली मैं फ़ील कर रहा हूँ, कैरेक्टर जब रो रहा है, वो हँस रहा है। मैं उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हूँ। आप जब फुटबॉल खेलने जाते हो तो आप भाग रहे हो, किसी ने बताया नहीं फुटबॉलर को ना कि भागना होता है, गोल करना होता है, उसको सारी चीज़ें वो इन ग्राउंड सिखाई जाती हैं। तो आप डॉक्टर भी हो, आप थ्योरी सारी चीज़ें पढ़ते हो, उसके बाद आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने पढ़ाई की सिर्फ़ किताबी और उसके बाद डायरेक्ट ऑपरेशन करने चले गए। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों के ऊपर। डेंटिस्ट है, वो भी इन हैंड एक्सपीरियंस लेता है, वो आर्टिफ़िशियल दाँतों के साथ वो उनकी क्लीनिंग करेगा, सारी चीज़ें करेगा, उसके बाद वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में आएगा। अगर मैं तसव्वुर ही नहीं दूँ बच्चों को कि प्रैक्टिकल लाइफ़ भी होती है, क्योंकि आप वही आपने जो बात की कि बासित बलूच आए थे और किताबों में कुछ और, उनका सोशल मीडिया कुछ और, सोसाइटी का सोसाइटी कुछ और, मैं पढ़ कुछ रहा हूँ, बोल कुछ रहा हूँ, काम पे कर कुछ रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आपने एक बच्चे पे मुश्किलात पैदा कर दी हैं। वो बेचारा इसका ज़िंदगी भर शिकार रहेगा और वो समझेगा ही नहीं कि यार एजुकेशन क्या चीज़ होती है। मुश्किल बना दी है एजुकेशन। बहुत मुश्किल है। आप सोचो एक दुनिया में बच्चा आया है 3 साल का और आपने उसके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया।
फर्स्ट आने का प्रेशर। मुझे लगता है बच्चों को तो इनामात भी दे देने चाहिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब दुनिया के इन्फ्लेशन लोग 100 होंगे, 1000 होंगे, तो बाकी लोग क्या कहें, छोड़ दें वो सारी फील्ड्स, घर बैठ जाए। तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, तो बजाय ऐसा कुछ मैंने देखे हैं जो कि उनकी ना परफॉर्मेंस वाइज भी उनको दे रहे होते हैं। आप नीट आते हैं, चाहे आपकी पोजीशन नहीं, आपके मार्क्स कम हैं, लेकिन आप नीट आते हैं, तो आपको एप्रिसिएशन के लिए मैं मोर हैंडसम रिवॉर्ड आ रहा हूँ। हाँ, ये जो है बहुत टैलेंटेड है, ये लड़का जो है बहुत ज़्यादा हाज़िर माइंडेड रहता है, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। तो इस तरह के अवार्ड भी आप दे सकते हैं, बच्चों को एप्रिशिएट कर सकते हैं। बजाय कि सिर्फ लिमिट करके कैसे इसके मार्क्स। सिर्फ 1 2 सिर्फ बस ये लोग दुनिया के जो है ऊँचे लोग हैं, जो कि अच्छी पोज़ीशंस रहते हैं। मैंने कभी स्कूल में पोज़ीशन नहीं ली। मैंने फीस दी है, मैंने टाइम दिया है, लेकिन आप फिर भी मुझे ये फील करवा रहे हो या रिज़ल्ट इसी के काबिल नहीं हो, तो वो तो बचपन से चीज़ मेरे अंदर आ गई ना, अब मैं उसको ख़त्म कैसे करूँगा? अब आपने मेरा काम बढ़ा दिया, बजाय कि मुझे स्कूल के बाद एक करियर सिलेक्ट करना था, उसमें नाम कमाना था, उसमें काम करना था, आपने मुझे ड्रामे का शिकार बना दिया। अब उस ड्रामे को ठीक करते-करते किस एज में जाके पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे साथ इश्यूज़ हैं मेंटल, फिर मैं जाऊँगा थेरेपी लूँगा, वहाँ पैसे खर्च करूँगा। आपने मेरा सारा टाइम बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद मैं फिर कोई फील्ड सिलेक्ट करूँगा, फिर करियर काउंसलिंग लूँगा, बजाय कि मेरे लिए सीधा रोड था, आपने मुझे यहाँ घुमा दिया। आप मतलब इसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को। हालाँकि मेरी मंज़िल यहाँ थी करीब, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मुझे आपने घुमा दिया यूँ पूरा। एक paulo coelho की किताब है अल्केमिस्ट, तो उसमें बच्चा ज़िंदगी का मकसद तलाश कर रहा होता है। उसमें इस चीज़ को ऐसे बताया जाता है कि बच्चा जो है खज़ाना तलाश कर रहा है। बच्चे को ख्वाब आता है कि एक जगह है दुनिया में जहाँ पे बहुत बड़ा खज़ाना है, अब उसे वो हासिल करना है। तो उसे एक शख्स टकराता है जिसका नाम होता है अल्केमिस्ट। किताब के एंड में बच्चे को पता चलता है कि जिस चीज़ को वो ढूँढ रहा था वो उसके घर में ही थी। वो उस चीज़ को तलाश करने के लिए पूरी दुनिया घुमाया। लेकिन जब वापस आके पता चला तो ये तो मेरे घर पे ही। तो जिस चीज़ हम बाहर ढूँढ रहे हैं एक्सेप्टेंस, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है, लेकिन मुझे वो देखने की मुझे मौका ही नहीं दिया आपने उस चीज़ ढूँढने का या देखने का। आपने कहा ये देख लो, वो देख लो, ये देख लो, इसके पीछे भाग लो, उसके देखो, चाचा के बेटे को देखो, मामा के बेटे को, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। और ये चीज़ मैंने ही फेस की होगी, ये चीज़ आपने ही फेस की होगी। तो बजाय कि मैं खुद को देखूँ, आपने टाइम नहीं दिया मैं खुद को देखूँ। जब तक मेरे पास खुद को देखने का टाइम आएगा तब तो मैं कहूँगा यार वक़्त निकल चुका है, अब तो मैं 25 साल का हो गया हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, अब तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो बजाय के तब आप मुझे ये फ़ील करवाते 6 साल, 7 साल। वो कहते हैं कि अगर आपने बिना सोचे समझे बच्चा पैदा किया है, आपने ये नहीं सोचा कि आप उस बच्चे के अब यार मैंने शादी कर ली, मैं और मेरी बीवी होता है वी आर फीलिंग लाइक टू हैव अ बेबी। बोलते हैं आप अपनी फीलिंग के चक्कर में ना आपने बच्चा पैदा कर दिया। आपने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। अगर आपको ये नहीं पता आप बच्चे के साथ करोगे क्या? उसको खिलाओगे क्या? उसको पढ़ाओगे क्या? वो रहेगा कहाँ पे? उसके लिए टाइम कैसे निकालोगे? बजाय कि आप डबल जॉब्स कर रहे हो और बच्चे को टाइम नहीं दिया। तो वही बच्चे जो हैं बड़े होके मेंटल इश्यूज़ का शिकार हो जाएँगे, उन्हें आपका प्यार नहीं मिलेगा, आपका वक़्त नहीं मिलेगा। तो बच्चे को अगर वो माँ-बाप का प्यार नहीं मिलेगा, वो प्यार वो दुनिया में ढूँढता फिरेगा, सारी ज़िंदगी वो उस वल्नरेबिलिटी का शिकार रहेगा। तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो या तो ये चीज़ें पहले सोच लो आप, एक बच्चा पैदा करने से पहले, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हम जानवर तो नहीं हैं, जो बस एक सीज़न आता है और फिर वो हीट पकड़ती है और वो आपने बच्चा पैदा कर लिया और आपने उसको शिकार करना सिखाना है और उसके बस छोड़ दिया। तो इंसान के बच्चे को तो काफ़ी सारी नीड्स होती हैं, उसकी हेल्थ केयर होगी, उसकी मेंटल हेल्थ होगी। तो मुझे लगता है कि अभी ये टाइम है कि अगर हमारी जो जनरेशन है, वो ये सारी चीज़ें सोच सकती है कि यार एक बच्चा इस दुनिया में आ रहा है, मैं उसके लिए सारा प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ, मैं उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रेडी करूँ, मैं मेंटली रेडी रहूँ कि मुझे क्या-क्या मुश्किलात होंगी और वो किन-किन चीज़ों से गुज़र सकता है। वो स्कूल बुलिंग से गुज़र सकता है। आप स्कूल में क्या बुलिंग नहीं होती? स्कूल में वायलेंस नहीं होता? स्कूल में आप
लो सेल्फ स्टीम का शिकार हो जाते हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपकी पढ़ाई की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब डिस्कस करेंगे, जब हमें लगेगा ये मसला है, तो उसके बाद हम इनको ठीक कर पाएँगे। जब तक मसले को मसला समझेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने ऐसे माँ-बाप भी देखे हैं जो कहते हैं इसको मारो, आपका बच्चा है मारो इसे। हाँ, मैंने देखा है लोग फ़ख्र से आके बोल रहे होते हैं कि यार मैंने कभी मना नहीं किया कि ये नहीं पढ़े तो उसको मारो। आप जिस तरह आप पढ़ाना चाहते हो उसको पढ़ाओ। तो बच्चों के आप खुद दुश्मन हैं। आप एज़ ए पेरेंट अगर बच्चा नहीं पढ़े तो उसके पीछे कोई वजह होगी, उस वजह को ढूँढें, उसका हल तलाश करें, बजाए कि आप उस पर तशद्दुद करें, उसकी ज़िंदगी भर का उसको ट्रॉमा दें। आपने एक और गलत चीज़ देखी होगी, वो ये कि बड़े बाल करने पे। अक्सर जो है टीचर्स क्या करती थी, लड़के अगर बड़े बाल करें या फिर लड़की मेहंदी लगाए, जब मेहंदी लगाने पे तो कोई ऐसा डाँटते थे, मारते थे, बट ऐसा कुछ नहीं करते थे। लेकिन जिन लड़कों के बाल बड़े हैं उनके जो है बुरी तरीके से बाल काटते थे। आगे से काट लिए, पीछे से बाल बढ़े। तो आप सोचो कि वो बच्चा तो वहाँ शर्मिंदा हो गया या फिर पौनी बाँध दी। तो सोचो एक टीचर, एक इतना बड़ा इंसान, इतने बड़े रुतबे का इंसान, वो आपकी इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है सबके सामने और लोग हँस रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं आपको, इस तरह की चीज़ें। मतलब मैंने तो सारी ज़िंदगी यही चीज़ें फेस की। मेरे बाल बड़े नहीं थे क्योंकि मुझे बड़े बाल पसंद नहीं थे, लेकिन मुर्गा मैं भी बना, मार मैंने भी खाई है, डाँट टीचर्स को जा रहे हैं सॉरी बोलने के लिए क्योंकि वो नाराज़ हैं। मतलब टीचर क्यों इतनी ये जो है इतने मेंटल हेल्थ का शिकार हो, और मेरी क्या गलती है इन सब में? अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप अपने मसले जाके ठीक करो ना। मेरी तो ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपको आज गुस्सा है या फिर आप घर में आपकी परेशानी चल रही है या सारी चीज़ें हैं, और आप वो सारा ड्रामा आप मेरे ऊपर मुसलत करो ताकि मैं उस ड्रामे से सारी ज़िंदगी गुज़रता रहूँ। उसको ठीक करने में मैं सारी ज़िंदगी लगा दूँ। तो आप अपने जो है अपने पास रखो, मुझे जो है मेरी ज़िंदगी जीने दो। और एक चीज़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपने देखी होगी, आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत अच्छा लगता है उनका इख़लाक़ मुझे कि यार आपसे कोई आपके अंदर मुझे ये चीज़ ख़ामी लगी या कोई मसला लगा या आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हो तो मैं आपको बुलाऊँगा साइड में, आपको ले जाऊँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊँगा कि सलाल ये जो चीज़ आपने की ये सही नहीं है, इसको आप देखें। तो आप उस चीज़ को भी देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी खराब नहीं होगी, आपको और मोटिवेशन मिलेगी, आपको और अच्छा लगेगा। यार इसने साइड पे जाके मुझे बोला है, किसी के सामने नहीं बोला। तो आप उस चीज़ को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि यार वो बंदा मुझसे सैटिस्फाई हो जाए कि यार मैंने जो उसने गलती मेरे अंदर देखी है, मैं उसको ठीक मैंने कर लिया है। बजाय आप 10 लोगों के सामने आके उसको बोलें, वो शख्स तो कभी नहीं सुनेगा। मुझे लगता है हमारे टीचर्स जो है नार्सिसिज़्म का शिकार है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। उसमें मैं चाहूँगा जब मैं इस रूम में दाखिल होऊँ तो मुझे रिस्पेक्ट मिले। अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी ना तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो ये भी एक मेंटल इलनेस की निशानी है। आपको हर वक़्त रिस्पेक्ट चाहिए होती है, आपको आप चाहते हो लोग आपकी बात सुनें, आपका रोब हो, लोग आपसे डरें। एक जो मेंटालिटी फ़िरौन की थी या फिर किसी भी डिक्टेटर की मेंटालिटी होती है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, मेरा एक रुतबा हो, मकाम। तो बच्चों को एक फ्री हैंड मिलना चाहिए ना। एक जगह है जहाँ पे वो खुल के हँस नहीं सकते, अब हँसने पे हमने मार खाई। और वो भी आप कंट्रोल किया हुआ है, अब हँसना है, अब आपने सीरियस हो जाना है। हाँ, ठीक है, और दूसरी चीज़ बच्चे को मारना है और रोना नहीं चाहिए उसको रोना नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि द कंपाउंड इफ़ेक्ट एक बुक है उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि यार अ, आप जो चीज़ें देते हैं ना, वही चीज़ें आपको रिटर्न मिलती हैं। चाहे वो आप किसी की लाइफ़ में अच्छा इनपुट दे रहे हैं, चाहे आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे आप किसी को स्किल सिखा रहे हैं। तो जो चीज़ आप देते हैं वही आपको मिलती है। तो एज़ एन टीचर मैं देखता हूँ कि यार आपको स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो। आप रिस्पेक्ट देंगे, जिस तरह अच्छी तरीके से बात करेंगे। अगर मैं आपसे तू-तू करके बात करूँ, आप भी तू-तू करके बात करेंगे। लेकिन मैं जब आपको आप कहना स्टार्ट करूँ, आपसे तरीके से तमीज़ से बात करना स्टार्ट करूँ और आपको एक अच्छा इंसान समझते हुए बात करूँ, तो डेफ़िनेटली 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आप खुद ही आपका भी ये बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो बिहेवियर इस तरह चेंज किए जाते हैं और मोस्टली जो टीचर्स हैं उनकी ना जो साइकोलॉजी है, यानी
सब्जेक्ट होता है, अगर एक बीएड करके टीचर आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं टीचर ट्रेनिंग्स के अंदर। लेकिन ये जो टीचर्स हैं ना, अक्सरियत टीचर, ये सारे वही हैं जो कि उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल क्या चाहता है, हाँ, स्कूल क्या चाहता है कि कम सैलरी पे आए, तो ये वहीं से पढ़ के मैट्रिक पास कर लिया, वहीं पे ही टीचर रख लिया उसको। तो वो तो वही चीज़ें पढ़ाएगा जो उसने पढ़ा है, और वो उसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। कल वो फेस कर रहा था, आज वो फेस करवा रहा है किसी और को। अगर मुझे लगता है कि सिर्फ़ मैं ये चीज़ समझ लूँ ना कि अगर मैंने आपसे कोई चीज़ माँगी, मैंने कहा एक बार पानी पिला दो, तो आपने मुझे मना कर दिया, तो मुझे एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि मेरा कोई राइट नहीं है आप पे, कि मैं उसके बदले में आपको मारूँ, उसके बदले में आपसे नाराज़ हूँ। अगर मैं इस तरह की चीज़ करता हूँ, तो इट मीन्स कि मैं भी बहुत सारी मेंटल खराबियों का शिकार हूँ, जिनको ठीक करना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान हो, उसकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है, अगर वो मेरा एम्प्लॉयी नहीं है, तो वो क्यों मेरी बात माने या क्यों मेरी खिदमत करे, वो सारी चीज़ें। तो वो वहीं से ही शुरुआत होती है। आपको मार पड़ेगी, आप अपने स्टूडेंट को मारोगे, वो उसके स्टूडेंट को मारेगा, तो वो लगता है कि टीचर का राइट है। अब इसे मदरसों में अक्सर कहा जाता है कि टीचर जहाँ मारता है, वहाँ दोज़ख की आग जो है नहीं लगती। तो जो बच्चों को आप ये पढ़ाओगे, तो वो कहेगा जी, जी खुशी से मारे। तो आप एक तो वायलेंस कर रहे हो, ऊपर से उस वायलेंस को आप सलाह एंड आप में शामिल कर रहे हो। तो आप उनको कहाँ लेके जा रहे हो उनकी मेंटल, तो वो अपने बच्चे को मारेगा, मारपीट करेगा। वो आपने उसको मसले को मसला समझा ही नहीं ना। तो आप मुझे किसी चीज़ से मना कर रहे हो, तो मेरा तो कोई राइट ही नहीं बनता। अब जैसे हमने एक थेरेपी इंस्टीट्यूट विज़िट किया था, तो उसमें एक लेडी डॉक्टर थी, साइकोथेरेपिस्ट। तो वो बता रही थी कि हम जब भी हमारे पास कोई मेंटल पेशेंट आता है, हम उनसे पूछते हैं कि आए हो या लाया गया हो? तो जैसे वो कहता है लाया गया हूँ, तो हम कहते हैं कि सॉरी वी कैन नॉट ट्रीट यू। जब तक पेशेंट खुद से डिसाइड नहीं कर लेगा, तब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे, कंसेंट ज़रूरी है। और इसी तरह यही चीज़, अगर बच्चा नहीं मान रहा आपकी बात, तो आप उसको मार नहीं सकते। आप उसको प्रेशराइज़ नहीं कर अरे, सकते आप कोई चीज़। मानने की बात तो एक जगह हद तक है ना, लेकिन मैंने इस तरह भी देखा है कि जब बच्चा स्कूल ना जाए, उसको ज़बरदस्ती स्कूल उठा के ले जाता है। वहाँ कुछ ये मुश्किल होगा ना, हो जाता है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मुझसे पूछे तो सही कि क्यों नहीं जा रहा हूँ? मुझे मारते हैं, मैं बुलिंग का शिकार हूँ, हो सकता है वो बच्चा जो है डेली टॉर्चर फेस करता हो। आप वजह तो जानें, आप बात तो करके देखें उससे। अब बात ही नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं जाओ, मतलब फिर मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? कैसे नहीं मान रहा? हिम्मत कैसे हुई इसकी? मैं तो अपने माँ-बाप की सारी बातें मानता था। तो वहाँ चीज़ें, वो अपने कनेक्शन वो जोड़ दिया ना अपना अपने माँ-बाप के जनरेशनल ड्रामे के साथ, कि हम अपने माँ-बाप की सारी बातें मानते थे, ये लोग हमारी बात नहीं मानते। तो आप चाहते हो कि जो चीज़ चलती आ रही है वो चलती रहे, और कोई अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तब भी आपको कोई ना रोके। आपने अक्सर महफ़िलों में देखा होगा कि कुछ लोग ना अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप उनकी कोई चीज़ पॉइंट आउट करो, चाहे आपने वो चीज़ सही कही है, लेकिन मुझे गुस्सा आएगा कि आपने कह कैसे दिए? तो वो उनको हर्ट कर जाती है वो बात। क्यों? क्योंकि उनको हो सकता है वो फिर अपनी वही चीज़ किसी पिछले ड्रामे से कनेक्ट कर जाते हो, और वो वाली बात उनको आपकी बात का बुरा नहीं लगा, उनको वो जो बुरी लगती हुई आ रही है ना बात, जिसका वो हल नहीं जा पा, वहाँ से वो कनेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे बुरा लग जाता है, और ये चलता रहेगा। क्योंकि मैंने कभी सीखी नहीं इमोशनल रेगुलेरिटी। अगर मुझे रोना आ रहा है या हंसना है, मुझे आपने कहा स्कूल में आपको रोने भी नहीं देते, हंसने भी नहीं देते, तो बच्चा करे क्या? आपने मेरे ऊपर बचपन से इतनी पाबंदियाँ लगा ली, वही हाथी वाली मिसाल, कि बचपन में मेरी टाँग पे एक रस्सी बाँध दी, और मैंने उसे बहुत छुड़ाने की कोशिश की, बहुत छुड़ाने की कोशिश की, नहीं टूटी। फिर बूढ़ा हो गया मैं, तो अब मैं हल्की-सी भी मूवमेंट करूँगा तो वो रस्सी टूट जाएगी, लेकिन मैं वो तोड़ूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बचपन वाली जो चीज़ है वो ज़हन में है। एक पूरी चीज़, एक पूरा इवेंट चलता आ रहा है, तो वहाँ भी वही होगा। आपने मुझे रोने नहीं दिया, हँसने नहीं दिया, बुढ़ापे में क्या करूँगा? मैं अपने इमोशंस का इज़हार नहीं कर पाऊँगा। आप मेंस को देख लो, आप ये बस में ट्रैवल कर लो, आप जितने भी आदमियों को देखोगे सारे उदास हैं। सबके चेहरे यूँ
नींद आ रही है, आँखें बंद हो रही है, देख के लगता है कि डिप्रेशन में वो चेहरे पे वो एक एक्साइटमेंट नहीं है जो आपको 90s के एड्स में मिलती होगी या 90s की वीडियोज़ में मिली होगी कि एक यंगस्टर एन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ़ और वो खुश है अपनी ज़िंदगी से, अपने-अपने ख्वाब वो जी रहा है। लेकिन वही चीज़ अभी आप 18 साल का बच्चा देख लो, वो खुश नहीं है। ये जनरली मुँह उठा के किसी को भी देख लो। तो वो जिस चीज़ का हम शिकार होते आ रहे हैं, तो ये सारे उसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं अभी जाके खुद को ठीक नहीं करूँगा, मैं अपने माँ-बाप के ख्वाबों के लिए, मैं अपने दोस्तों में रुतबों के लिए अभी मैं उन चीज़ों को बोझ लेके पहाड़ चढ़ता रहूँगा, चढ़ता रहूँगा, चढ़ता रहूँगा, एक दिन गिर जाऊँगा मैं वहाँ से। क्योंकि कब तक आप एक 10 किलो का, 20 किलो का वज़न अपने ऊपर सारी ज़िंदगी लेके फिरते रहोगे। हमारे स्कूल का माशाल्लाह से जो चलता आ रहा है, उम्मीद ही करेंगे कि ये ख़त्म हो, ये चीज़ें ठीक हों, ताकि एक हमारी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यू आर गुड लिस्टनर। तो क्या ये चीज़ इस वजह से है कि मैं वाक़ई आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको वाक़ई सुनना चाहता हूँ? क्या ये चीज़ इस वजह से है क्योंकि बचपन में लोगों ने मेरी सुनी नहीं? अगर मैं बात करता था तो कहते थे, "यार, तुम चुप ही करो। तुम जब बात करते हो तब कोई बेवकूफ़ाना बात करते हो या फिर जब मैंने बात करने की कोशिश की तो मुझे इग्नोर किया गया।" तो मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए अब मैं आपको कहूँगा कि यार आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो झगड़ा होगा हमारा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैं क्या कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट से भागने के लिए साइलेंस इख्तियार कर लूँगा। अब मुझे साइलेंस इख्तियार करने में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब लोग समझते हैं कि मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ। तो मैं ये चीज़ बैठ के सोच रहा था कि अच्छा ये लिसनिंग स्किल्स है या फिर लोगों ने मेरी बात की वैल्यू नहीं की तो फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया और अब मैं सिर्फ़ सुनता हूँ। और अब जो है एक हैबिट बन चुकी है कि सुनने की। तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम सोचने बैठे ना कि हमारा जो बिहेवियर है, हम अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब जो चीज़ें जिन चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ, तो मेरी लाइफ़ जो है उन चीज़ों के मुताबिक चलेगी और एक वक़्त आएगा कि हो सकता है कि मैं उन चीज़ों को चेंज ना कर पाऊँ, फिर वो मेरी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी। जैसे कहते हैं कि आर यू इंट्रोवर्ट और यू डोंट हैव सोशल स्किल्स। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, कुछ लोगों को इंट्रोवर्जन पसंद है कि बहुत सारी भीड़-भाड़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग ये है कि वो बात करने से डरते हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो एज़ अ स्टूडेंट मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एटलीस्ट खुद के बारे में ढूँढूँ। सबसे पहले मैं खुद को देखूँ कि मैं हूँ क्या? तो उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें आती हैं। स्कोप मैटर नहीं करती। ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ हो लेकिन आपको अगर वो नहीं चाहिए, आप उसके लिए नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप उसको हासिल कर भी लोगे तो आप सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आप ज़िंदगी भर दुनिया भर से एक्सेप्शन ढूँढे रहोगे क्योंकि आपने खुद को ही कभी कबूल नहीं किया। ऐसे ही बिल्कुल थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे टीचर्स के बिहेवियर में, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे पेरेंट्स में, ये सारी चीज़ें उन ये तब्दीली आए और उन वो भी एक्सेप्ट करें और इस चीज़ पे काम होना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट्स में, बच्चे की नीड्स को समझा जा सके और ताकि क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है और हमारी एज़ इन कौम जो है वो सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही होती हैं। ज़ाहिर है एक बच्चा निकलेगा, पढ़ेगा, वही उसे उन्हीं ने जाके इस मुल्क को सँभालना है आगे अ, तो उसी के लिए काम करना होता है। इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया सरार और बहुत अच्छा रहा आज की हमारी जो डिस्कशन है, तो बहुत शुक्रिया। आपने जैसे वो बात कही ना कि इस बात को लेके मैं ख़त्म करूँगा कि इन्हें मुल्क सँभालना है। अब सोचिए जो बच्चा खुद के डिसीज़न नहीं ले सकता वो मुल्क के क्या डिसीज़न लेगा? तो थैंक यू सो मच गफ़ार फॉर कॉलिंग मी अगेन। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलाह। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।